हेलो एनिमलर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तब हमें फिफ्थ इपॉक का आयरन सेज का सितंबर 1409 का सीन दिखाया जाता है और जो टिंगन सिटी का आखिरी दिन था। तब हम यहाँ पर एक इंसान को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी वो मॉन्स्टर उस इंसान को जख्मी कर देता है और अपनी पावर की मदद से इस पूरे टिंगन सिटी को ही बर्बाद कर देता है और नष्ट कर देता है। तब हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले जून 29 1349 का सीन दिखाया जाता है। अब हम यहाँ पर एक इंसान को देखते हैं जिसे होश आ गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन तभी वो अपने सामने खून और बंदूक को देखकर डर जाता है। तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है जहाँ एक छेद था, जो छेद धीरे धीरे भरने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे क्लैन बुलाती है, जो सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो अपनी शक्ल को आईने में देखता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो ट्रांसमाइग्रेट होकर किसी और के बॉडी में आ गया था। तब हम यहाँ पर वेच और नायक की बॉडी दिखाई जाती है जो कि क्यो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट्स होते हैं। तब पुलिस वालों को उनकी बॉडी को देखकर लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला अपने साथी को बोलता है कि वहाँ पर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है या किसी वियंडर की बलि दी गई है जिसकी वजह से पावर जाग चुकी है। अब उन्हें वेच और नायक की फोटो में क्लैन का भी फोटो दिखाया जाता है जो उनका क्लासमेट होता है, जो अपने पेरेंट्स के मर जाने की वजह से अपने सिबलिंग के साथ रह रहा होता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बंदा क्लैन के बॉडी में होता है उसका नाम जॉ होता है, जो फ्यूचर से पास्ट में आया होता है। अब वो क्लैन की बुक पढ़ने लगता है जिससे पढ़कर उसे समझ में आता है कि वेच उसके लिए एक एंसेंट बुक लाया था जो फोर्थ इपॉक से बिलोंग करती है और उसका राइटर एंटीगोनस फैमिली से बिलोंग करता है। तब जॉ ग्लैन के डायरी को पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी जून 27 की एंट्री नहीं मिल रही होती है। तभी जॉ के सामने एक पेज आता है जिसमें ग्लैन ने लिखा था कि उसके साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर ग्लैन की छोटी बहन मेलिसा आ जाती है जिसे देखकर जॉ उन सभी खून के धब्बे और उस गन को छुपा देता है। अब मेलिसा के वहाँ से जाने के बाद जॉ वहाँ पर जितने भी खून के धब्बे थे उन सभी को साफ कर देता है और वो आईने में देखता है कि उसके सिर में जो छेद था वो भी अब भर चुका है। जॉ यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या ग्लैन ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे अभी बहुत सारी मेमोरी याद आ चुकी है, लेकिन कई सारी मेमोरी अभी भी उसे नहीं पता होती है। जो सोचने लगता है कि हो ना हो इन सभी का उस एंसेंट बुक से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। तब वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि कल तक तो वो अपने रूम में बैठकर अपना काम ही कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने डिनर से पहले एक लग एनहांसमेंट रिचुअल किया था और वो सोचने लगता है कि उसी रिचुअल की वजह से लगता है वो यहाँ पर आ चुका है। तब वहाँ पर मेलिसा ग्लैन के लिए चाय लेके आती है क्योंकि ग्लैन नौकरी पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था और मेलिसा उसे बोलती है कि वो शाम को अच्छा खाना बनाएगी। तभी जो सोचने लगता है कि अगर ग्लैन ने खुद को सुसाइड किया था तो नेक्स्ट रूम में मेलिसा को उस बंदूक की आवाज़ क्यों नहीं आई। तो वो सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने होगा। इसके बाद वो बाजार से कुछ सामान को लेने जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो घर के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर भी दोबारा उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो तेजी से वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। तो जो को ग्लैन की मेमोरी से पता चलता है कि वहाँ का लीडर रोज़ेल गुस्ताव ने वहाँ पर पत्तों का गेम इन्वेंट किया था और उसने बहुत सारी चीज़ें भी इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से जो को लगने लगता है कि रोज़ेल गुस्ताव भी उसके तरह ही फ्यूचर से आया होगा। तभी उसका एक कॉइन नीचे गिर जाता है जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है, लेकिन तभी उससे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। तो उसी की वजह से वो अपनी गन को निकाल लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक जोकर है जो अपनी सर्कस के लिए उसे इनवाइट कर रहा था। लेकिन तभी वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। लेकिन गलती से वो एक टैरेट ट्रेडिंग के रूम में घुस जाता है जहाँ पर एक टैरेट ट्रेडिंग की एक लड़की होती है जो को पहला कस्टमर होने के नाते उसे फ्री में उसका मदद करने के लिए पूछती है। तो जो बोलता है कि उसे अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में जानना है। तो वो लड़की भी मान जाती है और उस पत्ते को मिलाकर 3 पत्तों को आगे रखती है और जैसे जो अपना प्रेजेंट का पत्ता निकालता है उसमें वो दिखता है कि वो पत्ता द फूल का था, जो सारी नई बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर जो टैरेट ट्रेडिंग की जो असली लड़की होती है वो वहाँ पर आती है और उस लड़की को जो वहाँ पर बैठी होती है उसे वो वहाँ से भगा देती है। तब जो को एहसास होता है कि दोबारा से उसका कोई पीछा कर रहा था, जो देखकर वो पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आ जाता है और दोबारा से अपने फ्यूचर में जाने के लिए दोबारा से उस लक एनहांसमेंट रिचुअल को करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन
उस विजुअल से भी उसे कुछ नहीं होता है। अभी उसके सिर में अचानक से दर्द होने लगता है और उसके रूम में एक लाल रोशनी भी निकलने लगती है। इस वजह से वो एक ग्रे फॉग वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गलती से वो एक रेड और ब्लू बॉल को टच कर देती है और यहाँ एक लड़की जो मिरर को समन कर रही थी और एक लड़का जो बीच समुद्र में कुछ परफॉर्म कर रहा था, और उस रेड और ब्लू बॉल के मिक्स होने की वजह से वो दोनों ही जॉ के पास आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फॉग थे। इस वजह से वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन तभी वो लोग ऊपर जॉ को देखते हैं जो उनसे ऊपर था, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो यहाँ का लीडर है। तो वो लड़की जॉ से पूछने लगती है कि क्या वो इस डिवाइन ट्रेल का लीडर है। तो जॉ सोचने लगता है कि अगर ये कोई डिवाइन ट्रेल है तो यहाँ पर श्राइन क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर सभी चीज़ें चेंज होने लगती है और वहाँ पर एक आर्किटेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से जॉ को लगने लगता है कि वो उन ग्रे फॉग को कंट्रोल कर सकता है और उनके शेप को भी बदल सकता है। तब जॉ वहाँ पर उन ग्रे फॉग को यूज़ करके वहाँ पर एक टेबल को समन करता है। तो वो लड़का जॉ से पूछने लगता है कि आखिर वो है कहाँ और ये जॉ कौन है। तो जॉ सोचने लगता है कि वो जॉ है या क्लैन, क्योंकि अभी वो क्लैन की बॉडी में है। तो जॉ अपना नाम द फूल बताता है और उन सभी टेबल के बगल में कई सारे चेयर को समन कर देता है। तब वो लड़की वापस जाने की बात करने लगती है, जिससे जॉ भी मान जाता है। तब वो लड़की उन सुपर नेचुरल मिरेकल को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और जॉ से पूछने लगती है कि आखिर वो वियंडर कैसे बन सकती है। लेकिन इस सवाल का जवाब जॉ को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उस लड़के को उस सवाल का जवाब देने के लिए बोलता है। तो वो लड़का बोलता है कि अगर उसे वियंडर बनना है तो उसे चर्च में जाना होगा, क्योंकि वियंडर्स अंधेरे में ही लड़ते हैं, इसलिए सारे लोग वियंडर्स नहीं बन सकते क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन वो लड़की बोलती है कि उसे कोई और रास्ता बता, क्योंकि वो अपने फ्रीडम को खोना नहीं चाहती है। तो वो लड़का बताता है कि उसे रॉयल फैमिली में जाना होगा, लेकिन वो लड़की कोई और दूसरा रास्ता बताने के लिए बोलती है। तो वो लड़का बताता है कि उसके पास सीक्वेंस 9 के 2 पोशन है, जिनमें से एक सेलर है और दूसरा ऑडियर। तो इधर जॉ सोचने लगता है कि लगता है यहाँ पर सीक्वेंस के अलग अलग भाग में बटे हुए हैं और उसका ग्रे फॉग और ट्रांसमैग्नेट भी वियंडर्स के पावर का ही एक हिस्सा है। अब वो लड़की उस लड़के से उस पोशन के लिए डील कर लेती है और जॉ को इन सब का विटनेस बनने के लिए बोलती है। तो क्लैन भी मान जाता है और वो लड़की बोलने लगती है कि वो उन्हें दोबारा भी बुलाए, क्योंकि उनके पास यहाँ पर आने का पावर नहीं होता है। और वो लड़का भी बोलने लगता है कि हाँ, उनके पास यहाँ पर आने का पावर नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा दूर थे, लेकिन क्लैन ने फिर भी उन लोगों को समन कर लिया। ग्लैन सोचने लगता है कि वो इन सब से बार बार नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से उसका भांडा भी फूट सकता है। तो वो बोलता है कि वो लोग हर शुक्रवार को शाम को 3 बजे मिलेंगे। तो वो लड़के भी मान जाते हैं और सबको अपना अपना कोड नेम रखने के लिए बोलती है, क्योंकि वो लोग अपने रियल नाम को नहीं बता सकते थे, क्योंकि ग्लैन ने अपना नाम एक टैरेट कार्ड पर रखा हुआ था। तो वो लड़की अपना नाम जस्टिस रखती है और वो लड़का अपना नाम द हैंडमैन रखता है। वो लोग टैरेट एक्ट के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि पहले लीडर रुजाल ने अलग तरह का टैरेट ट्रैक बनाया था जिसमें 22 अलग अलग तरह के रास्ते थे। तब यहाँ पर ग्लैन के सिर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ का मीटिंग अभी भी खत्म कर देता है और वो लोग वापस से अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर ग्लैन से मिलने के लिए पुलिस वाले आए होते हैं, जिस वजह से ग्लैन उस रिवॉल्वर और उस खून से सनी हुई डायरी को छिपा देता है और बाहर आता है। तो वो नोटिस करता है कि ये पुलिस वाला वही है जो उसका पीछा कर रहा होता है। तब वो पुलिस वाला अपना नाम लियोनार्ड बताता है और बोलता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो अपने दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम स्मिथ था, जो ग्लैन को बताता है कि उसके दोस्तों ने सुसाइड कर लिया है, जो एल्च और नाया थे। तो ये सुनकर ग्लैन भी शॉक हो जाता है। तब लियोनार्ड को ग्लैन की डायरी मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके साथ साथ सभी लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर ग्लैन घबराने लगता है और उन लोगों को बोलने लगता है कि उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तब स्मिथ यहाँ पर बताने लगता है कि वो 27 को एमसी गॉर्डन के घर गया था। बताता है कि वहाँ से उसका रिवॉल्वर भी गया था। तो ग्लैन उन्हें उस रिवॉल्वर के बारे में बता देता है और बताता है कि उसने अब खुद को सुसाइड करने की कोशिश भी किया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया था। तब स्मिथ को यहाँ पर ग्लैन पर विश्वास होता है, लेकिन वो फिर भी ग्लैन का साइकिक टेस्ट करवाना चाहता था ताकि ग्लैन के लॉस्ट मेमोरीज वापस आ सके और उसे वो लोग देख सके। तो ग्लैन ये सुनकर घबराने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि कहीं इस टेस्ट की वजह से उसकी अर्थ की मेमोरी भी यहाँ पर ना दिख जाए और उन्हें पता न चल जाए कि वो ट्रांसमाइग्रेटेड है। तब वो लोग ग्लैन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा चोरी करके भाग रहा था, जिसके वजह से वो पुलिस वालों का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर ग्लैन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ऊपर जो पानी गिर रहा था वो फ्रीज हो गया है और वहाँ के सभी चीज़ हिलना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से
ग्लेन वहां से किसी तरह से बचकर भाग जाता है और एक गैरेज के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस गैरेज को स्मिथ चला रहा होता है। तभी उसकी आंखें रेड हो जाती है और उसकी आंखें अचानक से उसके घर में खुलती है। जो देखकर वो सोचने लगता है, ये लगता है ये सब सपना था, जो सोचकर वो खुश हो रहा था। लेकिन तभी उसके सामने दोबारा से स्मिथ आ जाता है और बोलने लगता है कि उसे उससे दोबारा से मिलकर अच्छा लग रहा है। इस वजह से ग्लेन को लगने लगता है कि स्मिथ उसके सपने को मैनिपुलेट कर रहा है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि स्मिथ एक वियंडर है। तभी स्मिथ बताता है कि रात में उनकी पावर बढ़ जाती है। तभी स्मिथ के पास एक और इंसान आता है। तभी ग्लेन के अगल बगल के सभी चीजें बदलने लगती है और तभी ग्लेन के पास एक लड़की आ जाती है जो उसे शांत रहने के लिए बोलती है और वो लोग ग्लेन के माइंड में घुस जाते हैं। और तभी ग्लेन वहां पर अपने अर्थ के पेरेंट्स को देखता है, जो देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं वो लड़की उसके पेरेंट्स को भी ना देख ले। लेकिन तभी ग्लेन को पता चलता है कि वो लड़की उसके सीक्रेट को नहीं जान सकती और ये सब उसके ग्रे फॉग की वजह से हो रहा था। तब वो लड़की ग्लेन से एंटीगोनस फैमिली की बुक के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ग्लेन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो लड़की ग्लेन से पूछने लगती है कि जब वेच और नाया मरे थे तब वो क्या कर रहा था। तभी ग्लेन के हाथ में वही पिस्तौल आ जाती है और वो खुद को वहीं पर शूट कर लेता है। अब यहाँ पर वो लड़की स्मिथ को बताने लगती है कि जब वेल्स और नाया मरे थे तब ग्लेन ने खुद को सुसाइड कर लिया था, लेकिन फिर वो किसी तरह बच गया है। और बताने लगती है कि ग्लेन की मेमोरी भी वेल्स और नाया की तरह किसी तरह से गायब हो गई है। वो लड़की स्मिथ को बोलने लगती है कि वो संभल कर रहे, क्योंकि जिस पावर ने ग्लेन को ये सब करने के लिए मदद किया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो संभल कर रहे। तो स्मिथ बताने लगता है कि अभी एंटीगोनस फैमिली की बुक अभी भी गायब है, इसलिए वो अभी भी खतरे में है। इसलिए अगर ग्लेन को खुद को बचाना है तो उसे एक वियंडर बनना होगा। कि अब स्मिथ ने ग्लेन को अपना कार्ड दिया होता है तो ग्लेन भी उस जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि भले ही उस जगह पर जाकर ग्लेन की सभी सच बाहर आ सकती है, लेकिन वही एक जगह थी जहां पर सभी मिस्ट्रीज के बारे में पता चल सकता था। जिसके बाद ग्लेन उस जगह के अंदर चला जाता है जहां पर लोग दारू पी रहे होते हैं और बैटिंग लगा रहे होते हैं। जिसके बाद ग्लेन वहां पर जाके कोड का यूज करता है, जिसकी वजह से वो बार टेंडर उससे पूछने लगता है कि वो कौन है और उसे किसने भेजा। तो जैसे ही ग्लेन स्मिथ का नाम लेता है तभी वो बार टेंडर उसे एक लिफ्ट के जरिए ग्लेन को ऑफिस में भेज देता है, जो एक सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस होता है। तब ग्लेन वहाँ काम करने वाले एक क्लर्क से मिलती है जिसका नाम रोजेल होता है। और जैसे ही ग्लेन अपना नाम बताता है रोजेल उसे पहचान जाती है और उसे सभी लियोनार्ड के सीक्रेट की जगह पर ले जाने लगती है। तब ग्लेन वहाँ पर लियोनार्ड से मिलता है, जो बोलता है कि वैसे तो वो ज़्यादा बिजी नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तब रोजेल उसे ग्लेन को लियोनार्ड के बारे में बताने लगता है और उसे स्मिथ के ऑफिस में अकेले जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद ग्लेन स्मिथ के ऑफिस में जाता है और उसे बोलता है कि उसने लियोनार्ड बनने का फैसला कर लिया है। तो स्मिथ उसे वहाँ की पुलिस ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भर्ती कर देता है। तो ग्लेन बोलता है कि उसे तो लगा था कि ये एक सिक्योरिटी कंपनी है। तो स्मिथ बोलने लगता है कि ये तो लोगों को दिखाने के लिए है, जबकि वो लोग चर्च ऑफ द एवन नाइट गार्डन्स के अंदर काम करते हैं और उनका काम सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स को टेकर करना है। तो स्मिथ ग्लेन को बोलने लगता है कि उसने वियंडर बनने का फैसला कर ही लिया है, तो वो एक बात ध्यान में रखे कि वो नाइट हॉक बनने के बाद अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो सकता है। और उसे कैंडल लेके अपने साथ आने के लिए बोलता है और उसे उन सभी अपने साथियों के कब्रों को दिखाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर मर गए। अब स्मिथ ग्लेन से मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पूछने लगता है। तो ग्लेन बताता है कि तबाही से एक क्रिएटर उठा था जिसने रोशनी की पहली किरण बनाई और उसके बाद उसने सब कुछ बनाया। उसकी एक आंख सूरज थी और दूसरी क्रिम्सन मून थी। उसकी बॉडी लैंड और स्टार्स बने और उसके बाद फोनिक्स बने और उसके कान डिमोनिक वुल्फ्स। स्मिथ बताने लगता है कि हम सबका ओरिजिनल एम है और ह्यूमन भी मिसचीजन चीजों से पोषण को बना सकता है ताकि वो रास्तों की पावर को हासिल कर सके। तब ग्लेन सोचने लगता है कि द हैंडमैन ने भी उसे यही बताया था कि इसमें 22 रास्ते हैं। तब स्मिथ ग्लेन को बताता है कि चर्च ऑफ एवन नाइन गॉडेट्स 4 रास्तों के सीक्वेंस 9 पोषण बनाता है। इसमें पहला है द कंप्लीट स्लीपलेस पाथवे और दूसरा है द कॉप्स करेक्टर, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा होता है, और तीसरे और चौथे है द मिस्ट्री ऑफ प्रायर और सीव, जो कि रहस्यमय चीजों के लिए फायदेमंद है, लेकिन वो लड़ने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि चर्च में इनके लिए
सीक्वेंस 9 का पोषण बनाया जाता है। तो अब ग्लैन को डिसाइड करना है कि वो क्या बनना चाहता है, और इसके लिए उसे ओल्ड नील से मिलना होगा जो उसे सब कुछ समझा देगा। ग्लैन वहां से चला जाता है और सोचने लगता है कि उसे तो रहस्यमय चीजों के बारे में ही जानना है, इसलिए उसके लिए स्लीपलेस और कॉर्प्स करेक्टर्स कोई भी काम के लिए नहीं है। तो उसके पास केवल मिस्ट्री प्रायर और सिर का ही रास्ता बचा हुआ है। इसमें से उसे डिसाइड करना है कि उन दोनों में से कौन बेटर है। तो वो नील से मिलने के लिए एल्केमी रूम में चला जाता है। यहाँ पर नील अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, जो ग्लैन को पोषण को पीने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए बोलता है। और नील उसे ऑब्जर्व करने लगता है और उसे बताता है कि वो काफी टाइम से एम्परर रोजेल की बुक को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ बुक हैं जो उनके मरने के बाद गायब हो गए थे, लेकिन उस बुक में जो सिंबल बने हुए थे उसके अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस पावर छुपे हुए थे। पिछले 150 सालों से कोई भी इससे अच्छे से नहीं डिकोड कर पाया है, और जितना नील ने उसे डिकोड किया है उसे यही वो लगता है कि ये एम्परर रोजेल का डायरी है। और जैसे ही ग्लैन उस डायरी को देखता है उसे समझ में आ जाता है कि ये लैंग्वेज चाइनीज है, क्योंकि वो अर्थ में बोला जाता था, इसलिए यहाँ पर किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। तब यहाँ ग्लैन वहाँ कुछ रखे पेपर को पढ़ने लगता है, जिससे उसे समझ में आता है कि इस बुक में काफी सारे पोषण के बारे में लिखा हुआ है, और वो सोचने लगता है कि इसकी मदद से वो अपने घर जा सकता है। अब उस डायरी में रोजेल ने लिखा था कि उसे द सिर और द मैरिड्योर में से किसी एक को चुनना चाहिए, क्योंकि यही चॉइसेस अच्छी होती है, लेकिन ग्लैन को इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था। अब नील उसे होश में लाता है, और ग्लैन जैसे ही नील को बोलता है कि वो उस डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, तो ये सुनकर नील हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस डायरी को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। अब नील यहाँ पर ग्लैन से उसके पोषण के बारे में पूछने लगता है, तो ग्लैन 10 ईयर के रास्ते पर जाने का बोलता है। तो नील से सोच समझ के सोचने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो कोई एक रास्ता चुन लेगा तो वो दोबारा से किसी दूसरे रास्ते को नहीं चुन पाएगा। ग्लैन बोलता है कि उसने अपनी चॉइस ठीक से चूज की है, तो नील उसके लिए पोषण बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद नील एक मशीन की मदद से कई सारे मटेरियल को मिक्स करने लगता है और उस पोषण को तैयार कर देता है। ग्लैन उस पोषण को देखकर घबराने लगता है, तो नील उसे नहीं घबराने के लिए बोलता है, और बोलता है कि अगर वो ऐसे ही हेजिटेट करेगा तो वो उसे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो ग्लैन उस पोषण को पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसे अपने आसपास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। तो इस नील उसे फोकस करने के लिए बोलता है, और एक ऐसे ऑब्जेक्ट को सोचने के लिए बोलता है जो इस दुनिया में काफी ज्यादा कॉमन है। तो ग्लैन कैप के बारे में सोचता है, तो नील दोबारा से उसे एक ऐसे ऑब्जेक्ट को सोचने के लिए बोलता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो ग्लैन अर्थ के काफी सारे चीजों के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की सभी चीजें हिलने लगती है। अब नील उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए बोलने लगता है। तब ग्लैन और भी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जिस वजह से वहाँ की और भी चीज़ें हिलना स्टार्ट कर देती है। तब ग्लैन को वहाँ पर अंधेरा दिखाई देने लगता है। अभी एक रोशनी इकट्ठी होकर टूट जाती है, जिस वजह से ग्लैन की आंखें खुल जाती है। तो ग्लैन को आसपास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। तो नील उसे सिर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है, बताता है कि वो इस वक्त अपने इस वर्चुअल आइज का यूज कर रहा है, जिस वजह से वो उसके हेल्थ की कंडीशन को भी देख सकता है। तभी ग्लैन को 2 आंखें दिखाई देने लगती है, जिसके बारे में ग्लैन नील को बताता है। तो नील उसे चिंता नहीं करने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि ये सब रिचुअल के कारण हो रहा है। ग्लैन के सिर में दर्द होने लगता है, तो नील उसे बताता है कि अगर कोई भी अपनी पावर का ज्यादा यूज करता है तो उसके माथे में दर्द होने लगता है और उसे विजन भी दिखने लगता है, जिसकी वजह से अगर वो अपने पावर को नहीं कंट्रोल कर पाता है तो उसे अपने सिर में 2 बार टैप करना चाहिए, इससे उसका स्प्लिट विजन ऑन ऑफ हो सकता है। और जैसे ही ग्लैन अपने सिर में 2 बार टैप करता है, उसके सामने की स्पिरिचुअल आइज खत्म हो जाती है। तब नील यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि वो अपने स्पिरिचुअलिटी को विजुअल विजन के अलावा डिविनेशन आर्ट के लिए भी यूज कर सकता है। अब नील उसे डीमन हंटिंग बुलेट्स देता है। तब ग्लैन स्मिथ से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर नील ने स्मिथ को पहले ही बता दिया था कि ग्लैन अपने पावर को अच्छे से यूज कर पा रहा है। अब स्मिथ ग्लैन को बोलता है कि वो ऑफिशियल नाइट हॉक बनने से पहले एक क्लर्क की तरह काम करेगा और उसे उसकी सैलरी को एडवांस में दे देता है और उसे एक घड़ी को खरीद के भी देता है, जिससे वो अपने डेली टास्क को भी पूरा कर सकता है। अब ग्लैन जैसे ही बाहर जाता है, लियोनार्ड उसे एक कैरेज में बैठा देता है और ग्लैन को बोलता है कि उन्हें एक लड़के की किडनैपिंग की रिपोर्ट मिली है जिन्हें उनको ढूंढना है। तो ग्लैन बोलता है कि वो तो एक वियंडर है, इसलिए वो तो ये काम नहीं ना कर सकते हैं। लियोनार्ड बताता है कि वो लोगों के लिए एक सिक्योरिटी कंपनी है
और जो लड़का गायब हुआ है उसका फादर उसके रेगुलर कस्टमर है। लियोनार्ड ग्लैन को उस लड़के की चीज़ों को देखकर उस लड़के को ढूंढने के लिए बोलता है, क्योंकि सिर की पावर लोगों को ढूंढ सकती है। अब यहाँ पर ग्लैन अपनी छड़ी से अपनी पावर को यूज करता है और अपने स्पिरिचुअल आइज को भी ऑन कर देता है। तब वो अपनी पावर की मदद से उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ से एलिनियर गायब हुआ था, और वो वहाँ से उसके प्रेजेंस को भी जान सकता था। इसकी वजह से वो उसके लोकेशन को ढूंढ लेता है और अपनी छड़ी की मदद से उस कैरेज को रास्ता दिखाने लगता है, और जिस तरफ वो छड़ी उड़कर जाने लगती है वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। इसकी वजह से वो एक घर के पास आ जाते हैं जहाँ पर ग्लैन अपनी पावर को यूज करके एलिनियर को ढूंढ लेता है, और वो ये भी देखता है कि वहाँ पर 2 लोग भी हैं। अब लियोनार्ड अपने पावर से उस दरवाजे को तोड़ देता है और उन किडनैपर्स को बड़े ही स्टाइल से धोने लगता है, जिस वजह से उन किडनैपर्स का हालत बुरा हो जाता है। और इधर ग्लैन उस बच्चे को भी उस कैद से आज़ाद कर देता है। वे वहाँ पर कुछ पंख आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो किडनैपर्स अजीब बिहेव करने लगते हैं। अब लियोनार्ड और ग्लैन को समझ में आ जाता है कि वो लोग मॉन्स्टर्स में चेंज होने वाले हैं। तब वो दोनों किडनैपर्स मिलकर एक मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे लियोनार्ड अपनी पावर की मदद से मारने की कोशिश करने लगता है। वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है, जिसे ग्लैन भी अपनी पावर से नहीं ढूंढ पा रहा था, और ग्लैन अपनी छड़ी की मदद से उसकी लोकेशन को जान लेता है। और जैसे वो मॉन्स्टर ग्लैन पर अटैक करने वाला था, ग्लैन भी अपने गन को उसकी तरफ तान देता है। लेकिन ग्लैन उस गन को बड़े हेजिटेशन से शूट करता है, क्योंकि वो पहली बार उस गन को चला रहा था। लेकिन वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है, पर लियोनार्ड उसे अपने रेल में ले जाता है और उसे गहरी नींद में सुला देता है। पर ग्लैन को कुछ महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। अब वो लोग उस बच्चे को उसके फादर को देकर उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब लियोनार्ड ग्लैन से बोलता है कि वो उसे पसंद आया, जिस वजह से ग्लैन वहाँ से डर कर निकल जाता है। अब लियोनार्ड किसी से बात करने लगता है जिसने ग्लैन को ऑब्जर्व किया होता है, और उसे पता चलता है कि वो स्पेशल नहीं है। तब ग्लैन यहाँ पर अपने घर चला जाता है, पर वो दोबारा उसी मेंशन में आ जाता है जहाँ से वो अभी वापस आया था। तो वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे लग रहा था कि वो वहाँ पर आया है। तब उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि सभी लोग मारे जाएंगे। तभी उसे द फूल का कार्ड दिखाई देने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंखें उसके घर में खुलती है। इस वजह से उसे एहसास होता है कि उस घर के आसपास एंटीगोनस फैमिली की बुक का कोई क्लू है। जिसके बाद ग्लैन और मेलिसा ने अपने घर को चेंज कर लिया होता है, और बेंसन भी उस घर को देखने के लिए आया होता है। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तब ग्लैन उसे अपना हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाने लगता है। बेंसन ग्लैन को उसके नए जॉब के लिए कपड़े गिफ्ट करता है, जिसे देखकर ग्लैन खुश हो जाता है। तब ग्लैन उस कपड़े को पहन लेता है और बेंसन को थैंक्स बोलने लगता है। तब ग्लैन को उन दोनों में अपने माँ बाप की छवि दिखाई देने लगती है। अब हमें वियंडर्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्मिथ एक आदमी से पूछताछ कर रहा था, और ये इंसान वही है जो पहले एपिसोड में ग्लैन का पीछा कर रहा था, और उसका नाम जेनकिंस होता है। स्मिथ अपने पावर की मदद से जेनकिंस के सपने में जाकर झांकता है, जिससे उसे पता चलता है कि एंटीगोनस फैमिली का किताब इसके पास ही था, लेकिन इसने किसी और को किताब बेच दिया। स्मिथ उस इंसान के पीछे एक निशान को भी देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये इंसान सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। इससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ऑर्डर वाले भी इस बुक के पीछे लगे हुए हैं, और वो लोग एंटीगोनस फैमिली के बुक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सीक्रेट ऑर्डर से पहले ही उस बुक को ढूंढना होगा। तभी वहाँ एक इंसान आता है जो उन लोगों को बताता है कि ग्लैन को एंटीगोनस फैमिली के बुक के बारे में कुछ पता चला है। ओरिजिनल ग्लैन को पता चलता है कि पहले भी वो यहाँ पर आ चुका है, और उसके सामने वाले रूम में ही ओरिजिनल ग्लैन ने उस बुक को देकर आया था। तो वो लोग दोबारा से उसी घर में जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को एक औरत की लाश मिलती है जो सड़ रही होती है। लियोनार्ड बोलता है कि इसके बगल वाले कमरे में ही उन गुंडों ने उस बच्चे को किडनैप किया था, और इन लोगों को इस रूम में भी वो नोटबुक नहीं मिलती है। और जो औरत यहाँ पर मरी हुई थी उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रे बीवर था, और इन लोगों को लगता है कि वही उस बुक को लेकर भाग गया होगा। तो वो लोग ग्लैन को उसकी पावर की मदद से रे बीवर के लोकेशन को जानने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब ग्लैन अपनी पावर को यूज करता है तो वो छड़ी उसी रूम में घूमने लगती है और ग्लैन पर भी अटैक कर देती है। लेकिन स्मिथ उस छड़ी को पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई दूसरा पावर है जो ग्लैन के काम में दखल अंदाजी कर रही है, इसलिए उन्हें रे बीवर के लोकेशन को जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। के बाद हमें ग्लैन और स्मिथ को चाइनीज गेट के सामने दिखाया जाता है। हाँ, स्मिथ ग्लैन के नए सूट का तारीफ भी करता है और उसे एक पेंडुलम देता है।
उसे उसकी पावर यूज करने में मदद करेगा। स्मिथ बताता है कि उन्हें होली कैथेड्रल से परमिशन मिल चुका है कि वो ग्रेट टूल का सीक्रेट आर्टिफैक्ट का यूज कर सकते हैं। गाइस, ये आर्टिफैक्ट्स पावरफुल होते हैं जिन्हें विजॉन्डर्स एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं, और इसका यूज वो लोग रे बीवर को ढूंढने में करने वाले थे। यह आर्टिफैक्ट बैकलैंड वाले ऑफिस में था जिन्हें टिंगन सिटी में लाया जा रहा था। इन्हें 3 लोग ला रहे थे जिनमें उनका नाम बोर्गिया और हार्सल था। दोनों सीक्वेंस 7 और 8 के बियॉन्डर्स थे। के साथ डेली भी थी जो सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर्स थी, और इससे ग्लैन पहले ही मिल चुका है जो इसके दिमाग में घुस के उसके पास्ट की मेमोरी को जानना चाहती थी। हार्सन बोलता है कि ये मिशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उन्हें किसी सीयर को नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उसके पास लड़ने का कोई पावर नहीं है, और ये लोग जिस आर्टिफैक्ट को लाए थे उसका नाम 2049 था। स्मिथ बोलता है कि इस मिशन के लिए ये आर्टिफैक्ट थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा। तो हार्सन बोलता है कि अगर रे वीवर एंटीगोनस फैमिली का ही वंशज है तो उसके लिए ये आर्टिफैक्ट ही ठीक है, कि ये आर्टिफैक्ट एंटीगोनस फैमिली नहीं बनाया था। अब वो लोग उस आर्टिफैक्ट को खोलने वाले थे जहाँ हार्सन सबको बोलता है कि वो अपने एक हाथ को ऊपर नीचे करे और कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। तो ग्लैन सोचने लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो स्कूल में पीटी के दौरान करवाया जाता है, लेकिन सब लोग कर रहे थे तो ग्लैन भी ऐसा करने लगता है। जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट खुल जाता है जिसके अंदर से एक जोकर निकलता है। तो ग्लैन सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन तभी वो आर्टिफैक्ट खतरनाक हो जाता है और ग्लैन पर ही अटैक करने लगता है। ग्लैन को लगने लगता है कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, लेकिन तभी लियोनार्ड उसे धक्का लगाता है और उसे होश में लाता है और बोलता है कि ये पपेट अपने आसपास के लोगों को ही टारगेट करता है और अपने आसपास के 5 मीटर के दायरे में लोगों को पपेट बना देता है, लेकिन एक मामूली सा धक्का देख के भी उस दौड़ के चंगुल से निकाला जा सकता है। वो पपेट ग्लैन के पीछे लग जाता है। तो स्मिथ बोलता है कि ग्लैन के पास वो एंटीगोनस फैमिली का बुक था जिसके वजह से ही ये पपेट उसके पीछे लगा हुआ है, और इतने में ही वो पपेट स्मिथ को भी अपने टारगेट बना लेता है, लेकिन डेली उससे होश में ला देती है। इसीलिए ये लोग अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रहे थे ताकि वो पेट अगर किसी को कंट्रोल करना चाहे तो दूसरों को पता चल जाए। लियोनार्ड उस पपेट के सामने रे बीवर का जैकेट गिरा देता है जिसकी वजह से वो पपेट गुस्सा होने लगता है, और इसी वजह से सबको पता चल जाता है कि रे बीवर एंटीगोनस फैमिली का वंशज है और ये उन्हें उसके लोकेशन तक ले जा सकता है। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर भी वो लोग अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रहे थे जिसकी वजह से ग्लैन को बहुत ही ज्यादा शर्म लग रहा था। इधर हमें रे बीवर को दिखाया जाता है जो एक पुराने वेयर हाउस में था जहाँ वो एंटीगोनस बुक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए वो एक रिचुअल भी करता है जिसके बाद वो उस बुक को अपने पेट के अंदर समा लेता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने की वजह से रे बीवर एक मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है। और यहाँ हमें एक और जोकर को भी दिखाया जाता है जिसे हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था जो ग्लैन को अपने शो में इनवाइट कर रहा था, और ये यहाँ पर उसी बुक को लेने आया था, लेकिन उस बुक को तो रे बीवर ने अपने पेट में समा लिया था जिसकी वजह से ये उस बुक को नहीं ले सकता था। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर स्मिथ और उसके साथी भी आ चुके हैं। ये देखकर ये खुश हो जाता है और स्मिथ यहाँ पर उस पपेट की मदद से ही आया होता है। ग्लैन अपने पावर को यूज करता है और सबको बताता है कि उस घर के अंदर कुछ गड़बड़ी है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उस घर से वही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। तो रे बीवर ही था। अब ग्लैन को छोड़कर सभी वियॉन्डर्स उससे लड़ने लगते हैं। लियोनार्ड अपने पोएम की मदद से उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर इन सब चीजों का असर नहीं होता है। स्मिथ डेडी से बोलता है कि इसके कमजोरी का पता लगाओ क्योंकि ये पहले ही मर चुका है और उस बुक के कंट्रोल में है। तो डेली अपने पावर आई ऑफ डेथ का यूज करती है, मॉन्स्टर की कमजोरी का पता लगा लेती है, लेकिन इन्हें कम से कम 3 सेकंड तक इस मॉन्स्टर को पकड़ के रखना होगा। स्मिथ अपने पावर से उस मॉन्स्टर को वहीं पर कैद कर देता है और तभी ग्लैन को भी कुछ होने लगता है और ग्लैन को वो बुक दिखने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर के अंदर से स्पाइक्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे स्मिथ और लियोनार्ड जख्मी हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर इनकी पकड़ से छूट रहा था। तो ग्लैन अपने पावर नाइट स्लम्बर का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर सुला देती है। तो डेली उस मॉन्स्टर को गुब्बारे की तरफ उड़ा देती है और वहीं पर मार देती है, लेकिन इसमें डेली भी घायल हो जाती है जिसकी वजह से उसे हीलिंग पोशन दिया जाता है। अब ग्लैन उस बुक को उठा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे वो जोकर आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन स्मिथ उससे गोली मार देता है। लेकिन ये सब एक इल्यूजन था। तो स्मिथ ग्लैन को बोलता है कि उस बुक को छुपा लो और 2049 के पास बिल्कुल नहीं जाना। ये जोकर सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर था जिसकी वजह से ये यहाँ मौजूद सभी बियॉन्डर से ज़्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था और
उन सब के अटैक इसे छू भी नहीं पा रहे थे और ये किसी सर्कस की तरह एक कला दिखा रहा था। लेकिन ग्लेन की गोली उसके पेट में लग जाती है, लेकिन वो जोकर उस गोली को अपने पेट से ट्रांसफर करके अपने हाथ में ले जाता है। बाद वो सबको चकमा देकर 2049 के बॉक्स को खोल देता है, जिसकी वजह से वो पपेट बाहर आ जाता है और वहाँ मौजूद सबको पपेट बना देता है और उन सबको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ज्यादातर वो 2 लोगों को ही कंट्रोल कर पाता है, लेकिन एंटीगोनस बुक की वजह से वो यहाँ पर ज्यादा पावरफुल हो गया था और सबको कंट्रोल कर रहा था। तो ग्लेन सोचने लगता है कि यहाँ उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिसकी वजह से वो आज़ाद हो पाए। तो यहाँ पर वो उसी रिचुअल को करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो उसी फॉग वाली जगह पर चला जाता है, जिससे वो उस पपेट के जाल से छूट जाता है और वो दोबारा से उस जगह पर आता है और ऐसा नाटक करता है कि वो अब भी उसी पपेट के कंट्रोल में ही है। तो वहाँ पर वही जोकर आता है जो ग्लेन से बोलता है कि अगर वो उसे वो बुक दे देगा तो वो ग्लेन को आज़ाद कर देगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग पपेट बने हुए थे, लेकिन ग्लेन अपने शैडो की वजह से होश में आ जाता है। जोकर भी सीयर पाथवे का ही एक विवंडर है। जहाँ पर ग्लेन सीक्वेंस 9 का विवंडर था, वहीं ये जोकर सीक्वेंस 7 का विवंडर था। ये जोकर ग्लेन को अगले सीक्वेंस 8 का नाम भी बताता है जो था क्लाउन, और ये बात अभी तक सीक्रेट थी। तभी ग्लेन उस जोकर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उस पपेट के रेंज में आ जाता है और वो भी पपेट बनने लगता है और ग्लेन उस जोकर को गोली मार देता है। लेकिन वो जोकर मरने से पहले कुछ बोलता है और वो बोलता है हॉर्न कीज, जिसका मतलब ग्लेन को भी नहीं पता था। के बाद पपेट का बॉक्स बंद कर दिया जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग होश में आ जाते हैं। लियोनार्ड यहाँ पर ग्लेन की तारीफ भी करता है और बोलता है कि तुम तो मेरी तरह ही स्पेशल हो। जिसके बाद उस बुक को चाइनीज गेट के अंदर रख दिया जाता है। यहाँ पर स्मिथ भी ग्लेन की तारीफ करता है और बोलता है कि आज उसने अच्छा काम किया। यहाँ ग्लेन उस जोकर की बॉडी को देखता है, लेकिन स्मिथ बोलता है कि उसने अच्छा काम किया और बोलता है कि इस जोकर को मारकर तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि इसे मारने की वजह से तुमने कई लोगों की जान भी बचाई है। यहाँ पर ग्लेन स्मिथ को अगले सीक्वेंस 8 का नाम भी बताता है जो था क्लाउन। अगले दिन हर्सन 2049 को लेकर दोबारा से बैकलैंड जाने लगता है और वो भी ग्लेन की तारीफ करता है और बोलता है कि वो सीक्वेंस 9 का फिर भी उसने सीक्वेंस 7 वाले को हराया और बोलता है कि उसने आज तक उस जैसा शेयर नहीं देखा है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो स्मिथ ग्लेन को बोलता है कि उसने बहुत काम कर लिया, इसलिए वो अब घर जाकर आराम करे। यहाँ ग्लेन को पता चलता है कि उसका पोषण डाइजेस्ट हो गया है, जबकि नॉर्मली एक पोषण को डाइजेस्ट होने में 1-2 साल लग जाते हैं। और यहाँ वो ये भी सोचता है कि हॉर्नाकिस का मतलब क्या है, जिसकी वजह से वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर से मिलने भी जाता है जिसका नाम मिस्टर आइजिक था। आइजिक बोलता है कि उसे भी इस सब का मतलब नहीं पता है और यहाँ ग्लेन उसे अभी नहीं बताता कि वो एक विवंडर बन चुका है। आइजिक बोलता है कि वो संभल कर रहे, जिसके बाद ग्लेन वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि आइजिक भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। तभी उसके शैडो से एक स्केलेटन बाहर आता है। अब हमें एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम विंसेंट था, जिसे उसका मास्टर जिसका नाम ऑरेकल था, और ये दोनों ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर्स थे और ये लोग बुरे काम करते थे और ये लोग ट्रू गॉड की पूजा करते थे। विंसेंट बोलता है कि एंटीगोनस बुक बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है और वो हमारे हाथों में एक नॉर्मल नोटबुक की तरह है, इसलिए हमने 3 बकरे ढूंढे और उन्हें वो बुक दे दी ताकि वो उस बुक के बारे में जान सके। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि ग्लेन, बेल्स और नाया थे और वो तीनों बकरे मारे गए और एंटीगोनस बुक नाइट हॉक्स के हाथों लग गए। तुम जैसे गधों की वजह से ही हमारे मास्टर के आने में देरी हो रही है। तभी वो कुछ करता है जिसकी वजह से विंसेंट अपने हाथों के 2 उंगलियों को काट लेता है। विंसेंट बोलता है कि उनमें से एक ग्लेन अभी भी जिंदा है और उसे उस बुक के बारे में कुछ जरूर पता है, इसलिए मैं उसे आपके सामने जरूर लाऊंगा। अब ऑरेकल उसे एक आखिरी मौका दे देता है। अब हमें ग्लेन को दिखाया जाता है जो ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में नील से मिलने के लिए आया होता है, जो आज उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक करने सिखाएगा। छोटे वियंडर्स को इसके लिए कुछ सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहिए जो उन्हें पहले ही इकट्ठा करना चाहिए, जिसके बाद उसे मंत्र पढ़ना चाहिए। नील वहाँ पर एक रिचुअलिस्टिक वॉल बना देता है ताकि बाहर से उनके कामों में कोई टांग ना अड़े। नील बोलता है कि रिचुअल करने से पहले वो एक बार ध्यान में रखे कि किसी भी अनजान शख्स से कोई भी नाता ना रखे, वरना वो अंधकार की तरफ खींचा चला जाएगा। डैन को लगता है कि उसने अपने रिचुअल के टाइम किसी से संपर्क कर लिया होगा, जिसकी वजह से ही वो यहाँ पर आ गए हैं। अब नील मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और एवन गॉडेस से बोलता है कि उसे 30 पाउंड दे दो ताकि वो अपने उधार चुकता कर सके। जो सुनकर ग्लेन शॉक हो जाता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ग्लेन सोच रहा था कि नील को पैसे कैसे मिलेंगे। तो नील बोलता है कि एवन गॉडेस पर भरोसा रखो,
तभी नील को वहाँ पर एक पर्स गिरा हुआ मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। ग्लेन सोचने लगता है कि क्या अब ये इस पैसे को यूज करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकता है जिसमें से एक शख्स बोलता है ये पर्स मेरा है। तो नील भी इस पर्स को उसे दे देता है, जिसकी वजह से वो इंसान खुश होकर नील को 30 पाउंड इनाम के रूप में दे देता है। नील अब ग्लेन से बोलता है कि देखा जादू का ताकत। तो ग्लेन बोलता है क्या ये जादू था। अब नील बोलता है कि हम मिस्टर प्रायर का तो यही काम है कि अपना नारा लगाओ और अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ। ग्लेन अब वहां से चला जाता है और सोचने लगता है कि रोजेल ने अपने बुक में लिखा था कि पोषण को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए उसे एक्टिंग करनी होगी, यानी मतलब अगर किसी सीक्वेंस का नाम गधा है तो उस विवंडर को गधे के जैसा एक्टिंग करना होगा, जिसकी वजह से उसका पोषण जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ग्लेन सोचने लगता है कि उसका सीक्वेंस है सीयर, जिसका मतलब वो भविष्य बता सकता है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर को भी भविष्य बताने वाला ही बताया जाता है, लेकिन उसे भविष्य बताने के लिए उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे पत्ते या किसी चीज की। लेकिन सीयर उसे कहते हैं जो सीधे इंसान को देखकर ही उसका भविष्य बता सकता है। फिर ग्लेन के सामने एक लड़की आती है जो उसे बोलती है कि क्या ग्लेन उसके डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करना चाहेगा। डिविनेशन उसे कहा जाता है जिससे फ्यूचर के बारे में या किसी अनजान चीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। ग्लेन अंदर जाके एक फॉर्च्यून टेलर ग्लासेस से मिलता है जो पत्ते देकर ग्लेन को बताता है कि वो जिस जगह पर जाना चाहता है उसमें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, यानी वो घर जाएगा लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। ग्लेन सोचने लगता है कि उसे भी यहाँ पर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर भविष्य बताने वाले की तरह नाटक कर सकता है। आशीष यहाँ पर बार बार खांस रहा था, जिसकी वजह से ग्लेन अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करता है, जिसकी वजह से वो ग्लासेस को बताता है कि उसे जल्द ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि उसका फेफड़ा खराब है। तुम कोई डॉक्टर हो क्या? नहीं, मैं एक सीयर हूँ। अब ग्लेन वहाँ का मेंबर बन जाता है, जहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि विंसन ने बोला था कि आज एक कमाल का लड़का आने वाला है, लगता है वो आप ही हो। विंसन इस क्लब का सबसे अच्छा फॉर्च्यून टेलर है जो इस समय अपने क्लास में पढ़ा रहा होगा। यहाँ वो मिरर के बारे में पढ़ा रहा था और बोलता है कि मिरर एक रहस्यमय दुनिया के रूप में, एक दरवाजे के रूप में भी काम कर सकता है, और वो ये भी बताता है कि इससे हम 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड से भी प्रे कर सकते हैं। इस दुनिया में मेनली 7 गॉड्स की पूजा की जाती है। ग्लेन बाहर ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो देखता है कि विंसन एक लाल बालों वाली लड़की को एक गिफ्ट दे रहा था, और जैसे वो लड़की ग्लेन के बगल से गुजरती है ग्लेन को लगने लगता है कि उस बॉक्स में कुछ गड़बड़ी है। इस लड़की सेलिना के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था, जो ग्लेन को देखकर स्माइल करती है क्योंकि वो ग्लेन की बहन की दोस्त है। ग्लेन विंसेंट से मिलता है जो ग्लेन का फ्री में डिविनेशन कर देता है, बताता है कि उसकी समस्या का समाधान 2 शब्दों में छिपा हुआ है, फैमिली और गैदरिंग। ग्लेन यहाँ से जाने लगता है, तभी हमें विंसन के अंगुलियों को दिखाया जाता है जिसमें 2 उंगली कटे हुए थे, यानी ये वही इंसान है जिसे हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था। और ग्लेन का यहाँ आना विंसन के प्लान में ही था। अब ग्लेन अपने घर में आ जाता है जहाँ वो सोच रहा था कि अब वो सबके नजर में एक सीयर बन चुका है, इससे उसका पोषण जल्द ही डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मानना था कि उसके घर वापस जाने का राज जरूर ग्रे फॉग में ही छुपा हुआ है। इसलिए उसे ग्रे फॉग की सारी पावर को कंट्रोल करना होगा, जिसकी वजह से उसे और बड़ा विवंडर बनना होगा। एंड ये भी सोचता है कि उसे लक एन्चेंटमेंट प्रेयर में उसका नाम डाल देना चाहिए, जिससे वो ग्रे फॉग को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। ग्लेन एक प्रेयर बनाता है जो उसके लिए ही था, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और जैसे ही ग्लेन देखता है वो उसकी बहन मेलिसा थी, तो यहाँ पर एक डॉल के साथ आई थी और वो अपने भाई को उस डॉल को दिखाने के लिए आई थी। तो ग्लेन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा कछुआ है। मेलिसा बोलती है कि ये कछुआ नहीं बल्कि एक इंसानी डॉल है। अब ग्लेन अंदर जाने लगता है। मेलिसा बोलती है कि ग्लेन आजकल ज्यादा ही काम कर रहा है, उसे थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। संडे को उसके फ्रेंड का बर्थडे होता है जिसके लिए उसने उसके पूरे फैमिली को इनवाइट किया था, और मेलिसा चाहते थे कि ग्लेन भी उसके साथ जाए। तो ग्लेन को विंसेंट की बात याद आती जो फैमिली और गैदरिंग था, जिसके लिए ग्लेन मेलिसा को हाँ बोल देता है। ग्लेन को उस ग्रे फॉग वाली जगह पर भी जाना था जहाँ पर ऑल्गर और ऑड्री भी आई होती है। ग्लेन अपनी स्पिरिट विजन के माध्यम से इन दोनों के बारे में और भी जानने लगता है, जैसे ऑल्गर सेलर पाथवे सीक्वेंस 8 का भी वंडर है और ऑड्री भी अब स्पेक्टेटर पाथवे सीक्वेंस 9 की भी वंडर थी। इसलिए मीटिंग में ही ऑड्री ने ऑल्गर से इस पोषण के बनाने की विधि जान चुकी थी। ग्लेन यहाँ पर उन दोनों के पाथवे का सिंबल भी देख पा रहा था और ग्लेन के पीछे भी एक सिंबल बना हुआ था जिसे केवल ग्लेन ही देख सकता था।
ऑड्री बोलती है कि उसके पास 3 सवाल है। पहला कि वो अब एक वियंडर बन चुके हैं, इसलिए उसे किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऑल्गर बोलता है कि स्पेक्टेटर का काम होता है दूर से लोगों पर नजर रखना और पोषण के नाम को समझना। तो ग्लैन बोलता है पोषण को समझना नहीं बल्कि उन्हें डाइजेस्ट करना होता है, जिसके लिए उन्हें एक्टिंग करना होता है। पोषण का नाम केवल दिखावे के लिए नहीं है बल्कि वो उन्हें डाइजेस्ट करने का असली चाबी है। जो सुनकर ये दोनों उसका थैंक्स बोलते हैं इतने बड़े राज को बताने के लिए। ऑड्री अब अपना दूसरा सवाल पूछती है कि अगर कोई जानवर किसी पोषण को पी ले तो क्या होगा। तो ये सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ऑड्री ने जरूर कुछ गड़बड़ी की है। जब ऑड्री अपना पोषण बना रही थी तो उसका पोषण उसका डॉग सुसी पी जाता है और ऑल्गर बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो वो जानवर अगर या तो मर जाता है या एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो जानवर भी एक वियंडर बन चुका है। तो ऑड्री अपना तीसरा सवाल बोलती है कि उसके लियोन राज में कुछ गड़बड़ी चल रही है क्योंकि उसके मिनिस्टरी कुर्सी पर अनपढ़ लोग बैठ चुके हैं। वो चाहती है कि वो उस कुर्सी पर काबिल लोग बैठे, लेकिन ऐसे लोग उसे मिलेंगे कहाँ। तो ग्लैन बोलता है कि ये तो बहुत आसान है, तुम अपने राज्य में यूपीएससी एग्जाम करवा दो और इसमें आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, जिससे तुम्हें एक योग्य और शिक्षित व्यक्ति मिल पाएगा और इस प्रोसेस का नाम तुम हायर एग्जाम भी रख सकते हो। ये दोनों सोचने लगते हैं कि ग्लैन जरूर करोड़ों सालों से जीता आया है, इसीलिए उसने इतनी अच्छी उपाय बताई, लेकिन ग्लैन ने तो अपने असली दुनिया के बारे में ही इसे बताया है। ग्लैन बोलता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ काम है और पहला काम ये है कि तुम लोगों को रोज़ेल की डायरी के बारे में पता करना है। ओल्गा सोचने लगता है कि इसे रोज़ेल की डायरी के बारे में कैसे पता, इसका मतलब वो इस बुक को पढ़ सकता है। अब ग्लैन बोलता है कि संडे को उन लोगों को एक रिचुअलिस्टिक प्रे करना है और इसमें उन लोगों को गॉड के लिए नहीं बल्कि ग्लैन के लिए प्रे करना है, और अगर उनका रिचुअल सक्सेसफुल रहा तो वो लोग ऐसे भी आपस में बात कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं मिस्टर फुल तो सच में अच्छे इंसान है और वो तो 7 गॉड की तरह ही एक एंटिटी है, यानी कि मिस्टर फुल जरूर एक एंशिएंट गॉड है। ग्लैन इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर ग्लैन अपने फैमिली के साथ भी एक्टिंग करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक सीयर है। अब वो अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता है। ये लोग मेलिसा को एक न्यू ड्रेस भी देते हैं और संडे को ये लोग सेलिना के घर उसके बर्थडे में चले जाते हैं। ग्लैन देखता है ये तो वही लाल बालों वाली लड़की और यहाँ पर एलिजाबेथ भी थी। तब ग्लैन को प्रेयर की आवाज सुनाई देने लगती जो ऑल्गर कर रहा था। ये लोग अंदर चले जाते हैं। एलिजाबेथ अब ग्लैन के पास आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हारी बहन को पता है कि तुम एक सीयर हो? चिंता मत करो, मैं इस बात को छुपा के ही रखूंगी। वहाँ पर मेलिसा आती है और वो ग्लैन को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों भाइयों की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन एलिजाबेथ अभी 16 साल की ही है। ग्लैन बोलता है ये तुम्हारी गलत फहमी है। और रात में सेलिना एलिजाबेथ और मेलिसा को लेकर अपने कमरे में जाती है वो गिफ्ट दिखाने के लिए जो उसे विंसेंट ने दिया था। ये एक मैजिक मिरर था जिसे खुद विंसेंट ने बनाया था। अब मेलिसा डिविनेशन करने लगती और विंसेंट का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगती और यहाँ पर वो ट्रू क्रिएटर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो करते ही वो मिरर विंसेंट के मिरर से कनेक्ट हो जाता और हमें दिखाया जाता है कि विंसेंट एक सीक्वेंस 9 का वियंडर था और ये सब उसने ग्लैन को पकड़ने के लिए किया हुआ था। इधर ग्लैन को भी इस बात का एहसास हो जाता और वो ऊपर आकर देखता है कि मिरर में कोई शैतानी पावर है जो सेलिना को करप्ट कर देता है। तो ग्लैन सोचने लगता है कि सेलिना को वापस लाने के लिए उसे विजुअलिस्टिक मैजिक करना होगा जो उसे नील ने सिखाया था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ सामान चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है कि सेलिना के कमरे में वो सभी सामान मौजूद होते हैं। अंदर वो मिरर एलिजाबेथ और मेलिसा को बेहोश कर देती है और सेलिना को पूरी तरह से वश में कर लेती है। अब यहाँ पर ग्लैन आता है जो अपने एवरनाइट स्लमर से सेलिना को बांध देता है और सभी सामानों को वहाँ पर केबल पर रखने लगता है और रिचुअल स्टार्ट कर देता है और सेलिना को आजाद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से विंसेंट टांग अड़ाता है और सेलिना को आजाद कर देता है तो सीधा ग्लैन को पकड़ लेती है और उसके जरिए विंसेंट ग्लैन से पूछने लगता है कि एंटिगोनस बुक में उसे क्या मिला था बताओ और जल्दी अपने सारे राज बताओ वरना मैं इन दोनों लड़कियों को ही मार दूंगा। इधर ग्लैन हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ऑड्री ने ग्लैन के बताए हुए मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से ग्लैन ग्रे पॉक की पावर को भी यूज कर पा रहा था और सेलिना के आजाद से छूट जाता है अनजाने में ही, लेकिन ऑड्री ने ग्लैन को बचा लिया था। यहाँ विंसेंट ग्लैन के सामने कमजोर पड़ रहा था, इसके लिए वो अपने एक हाथ को काटकर मिरर में डाल देता है, लेकिन इधर ग्लैन अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है और
हेवन एंड गॉडेस से प्रे करता है कि वो सेलिना को आजाद कर दे, जिससे सेलिना वापस से नॉर्मल होने लगती है और ग्लैन उस मिरर को गोली मार के फोड़ देता है। इसकी वजह से सब नॉर्मल हो गया था। अब ग्लैन मेलिसा को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मेलिसा अब ठीक है, जिसके लिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने विवांडर वाले बात को मेलिसा विंसेंट से छिपा के रखना होगा, क्योंकि वो अपने फैमिली को खाते में नहीं डालना चाहता था। इधर विंसेंट का प्लान खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर वही ऑरेकल आता है और विंसेंट को वहीं पर मार देता है। अब ये सभी बातों को ग्लैन स्मिथ को बताता है और ये भी बताता है कि इस मिरर को विंसेंट ने ही सेलिना को दिया था और वो जरूर किसी इविल ऑर्डर के लिए ही काम करता है। वो लोग विंसेंट के घर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को विंसेंट की लाश मिलती है और उन्हें वहाँ पर उस ग्लास का टुकड़ा भी मिलता है जिस पर ग्लैन ट्रू क्रिएटर लिखा हुआ था। अब स्मिथ विंसेंट के सपनों को झांकने की कोशिश करता है, जहां वो उसी इविल गॉड ट्रू क्रिएटर की छवि देखता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। अगली सुबह हमें लियोन किंगडम के राजधानी वैकलन को दिखाया जाता है, जहां पर ऑड्री रहती थी और वो इस राज्य की सबसे अमीर घरानों में से एक में रहती थी और यहाँ पर वो चाह कर भी एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहन सकती थी और उसके सभी कामों के लिए नौकर लगे हुए थे। और आज उसके घर में किसी चीज की पार्टी थी जिसके लिए वो तैयार हो रहे थे और खुशी में वो अपने डॉग सुशी को घुमाने लगती है। फिर उसे आवाज आता है कि चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इस कमरे में कोई नहीं था। इसका मतलब वो आवाज इस डॉग का ही था जो उस विवांडर वाले पावर की वजह से ऐसा कर रहा था। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।